नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुका हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले एक घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है, और यह चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले बात करेंगे मोदी सरकार के 11 साल की। 11 साल बेमिसाल, क्योंकि मोदी सरकार 3.0 तीसरी बार जब सरकार बनी तो आज ही के दिन पिछले साल यानी साल 2024 में नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री की तीसरी बार शपथ ली थी। तो ये तो एक साल हुआ, लेकिन उसके पहले भी 2 कार्यकाल के 10 साल हैं, तो 11 साल कैसा बेमिसाल है, इसी पर बात करेंगे। और इसके बाद आज की खास चर्चा होगी खास मेहमानों के साथ, और वो आज खास चर्चा होगी कि राहुल गांधी बार बार कुछ दिनों पर चुनाव आयोग पर सवाल उठा देते हैं। लेकिन ये सवाल कहां उठाते हैं? सड़कों पर, कैमरे के सामने। ये सवाल लिखित तौर पर वो चुनाव आयोग को नहीं भेजते हैं। तो चुनाव आयोग कहता है कि अगर कोई शिकायत है तो लिखिए ना। पहले भी आपने जब लिखे तो हमने जवाब दिया था, डिटेल जवाब दिया था। तो अगर कुछ शिकायत है तो लिखिए। और यह भी कि जब आप इस तरह के सवाल उठाते हैं तो अपने ही पार्टी के बीएलओ पर सवाल नहीं उठा रहे। तो इस पर खास चर्चा करेंगे। और इसके बाद बात करेंगे कि जो बेंगलुरु में हादसा हुआ था आरसीबी के जश्न के दौरान, उस हादसे को लेकर के सिद्धारमैया सरकार कि इसमें सरकार थी, नहीं थी, हां थी, कितनी थी, इसको लेकर के पेंडुलम की तरह डोल रही है। कभी कार्रवाई भी कर देती है, अपने ही सचिव के खिलाफ कार्रवाई की है। तो फिर सवाल यह उठता है कि सियासत क्या इसमें बहुत ज्यादा है? और यह सियासत बीजेपी और कांग्रेस की बात तो है ही, लेकिन क्या कांग्रेस के अंदर भी इस पूरे मामले में भारी सियासत है? इसी पर चर्चा करेंगे, होंगे तमाम सवाल जवाब। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। मोदी सरकार 3.0 की वर्षगांठ पर जेपी नड्डा ने गिनाई उपलब्धियां, विपक्ष पर साधा निशाना। कहा देश में 11 साल पहले अपनी कुर्सी को सुरक्षित रखना बन गया था राजनीतिक संस्कृति का तरीका। 2014 के बाद आई जवाबदेह सरकार, जिसने शुरू की रिपोर्ट कार्ड की राजनीति। बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे किए 11 साल। पीएम ने सामूहिक सफलता पर जताया गर्व। कहा तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है भारत, जरूर पूरा होगा विकसित भारत का संकल्प। रक्षा मंत्री और गृह मंत्री ने सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर दी देश को बधाई। कहा प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने देखे अभूतपूर्व विकास और युगांतकारी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन। राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर बार बार हमले को लेकर बीजेपी की सख्त टिप्पणी। अपनी ही पार्टी के बीएलए पर सवाल उठा रहे हैं राहुल गांधी। संवैधानिक संस्थाओं पर बेवजह आरोप ठीक नहीं। और कर्नाटक में चिन्नास्वामी स्टेडियम भगदड़ को लेकर राजनीति जारी। सीएम सिद्धारमैया ने कहा सेलिब्रेशन में सरकार की नहीं थी भूमिका, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि फिर विधानसभा और चिन्नास्वामी स्टेडियम में खिलाड़ियों के स्वागत में क्यों उतरी थी सिद्धारमैया सरकार। ये थे इस वक्त की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं मोदी सरकार के 11 साल बेमिसाल की, क्योंकि 3.0 को भी 1 साल हो गए। सुरक्षा, सुशासन और गरीब कल्याण की मोदी 3.0 का 1 साल पूरा हुआ। इसमें ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी से लेकर भारत ने दुनिया में 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने तक का सफर पूरा किया है पिछले 1 साल में। और विश्व बैंक ने गरीबी रेखा से नीचे जीने वालों की तादाद में भारी कमी का भी भारत में दावा किया है। तो ये बड़ी बड़ी सफलता है। ये कुछ बड़ी सफलताएं हम गिना रहे हैं आपको। वक्फ बोर्ड संशोधन कानून देखिए, उसके जैसे बड़े सुधार हुए हैं। और मोदी 3.0 के 1 साल तो पूरे हुए ही हैं। मोदी सरकार के यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केंद्र में 11 साल भी तो पूरे हुए हैं। विकसित भारत का संकल्प है और उसे पूरा किया गया है। और इस मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक रिपोर्ट कार्ड पेश किया और कहा कि ये तो सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के स्वर्णिम इतिहास हैं जो 11 साल बीते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया और इस अवसर पर उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित जो कार्य हुए हैं वो स्वर्णाक्षरों में लिखे जाने वाले कार्य हैं। जेपी नड्डा ने कहा कि यह सरकार एक असरदार सरकार है जो हर क्षेत्र में उपलब्धि हासिल करके जिसने दिखाई है, वो चाहे अर्थव्यवस्था हो, रक्षा सुरक्षा हो, विदेश नीति हो, गरीब कल्याण हो या फिर आत्मनिर्भरता हो, मेक इन इंडिया हो, रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी उत्पादन हो, निर्यात हो या फिर तमाम बड़े क्षेत्र या फिर सेना का पराक्रम और आर्मी ऑपरेशन सिंदूर और ये आधारभूत संरचनाओं की परियोजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में अनोखी अनोखी परियोजनाएं जो हैं उसे मूर्त रूप दिया गया है। तो केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि मोदी शासन के 11 साल सुशासन को समर्पित रहे हैं। 11 साल में मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने भारत की राजनीति की संस्कृति को बदलकर न्यू नॉर्मल, न्यू ऑर्डर को स्थापित किया है और यह सरकार एक असरदार सरकार है, इफेक्टिव गवर्नमेंट। यह सरकार दमदार सरकार है और यह सरकार मजबूत फैसले लेने वाली सरकार है, आर्थिक अनुशासन लाने वाली सरकार है। पिछले 11 वर्षों में जो आर्थिक अनुशासन लाया गया, उसके लिए जो बोल्ड डिसीजंस लिए गए और उस समय जनता को साथ लेकर के किए गए। तो वहीं विपक्ष जो है वो कुछ ना कुछ तो कहेगा। तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार 11 नहीं बल्कि यूपी के 9 सालों को मिलाकर रिपोर्ट दे रही है, यानी कि 20 साल की रिपोर्ट दे रही है। जहाँ तक सरकार जो अपना बड़ा बड़ा प्रचार का अखबारों में ऐड दिया है, उन्हें ऐड उत्तर प्रदेश की सरकार का भी जोड़ के देना चाहिए, क्योंकि 11 साल की उपलब्धि नहीं है बल्कि लगभग 9 साल उत्तर प्रदेश की भी उपलब्धि को जोड़ना चाहिए। तो 20 साल की उपलब्धि क्या है? और सबसे बड़ा प्रश्न तो ये लगता है कि किसी गांव को अगर प्रधानमंत्री जी गोद लें और उसके बाद उन गांवों की तस्वीर ना बदले। गांव की तस्वीर इसलिए नहीं बदली क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार उसमें काम नहीं करना चाहती थी। तो ये तमाम जो विपक्ष है वो तो कुछ ना कुछ कहेगा ही। और इस खबर पर जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जिस तरह से कि 1 साल, और हमारे सलाहकार संपादक विनोद जी भी स्टूडियो से हमारे साथ जुड़े हुए। मैं पहले शैलेंद्र का रुख करता हूं। शैलेंद्र, मोदी 3.0 के 1 साल और मोदी सरकार के केंद्र में 11 साल, ये दोनों मौका लगभग एक साथ है। ऐसे में जेपी नड्डा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बड़ी बड़ी बातें अपनी जो भी थी उनकी तरफ से गिनाई गई। क्या हाईलाइट रहे आज जेपी नड्डा जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के? देखिए, मोदी सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लालचंद जी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें बहुत स्पष्ट तौर पर यह बात बताई गई कि बीते 11 वर्षों में देश किस तरह से बदला है। बुनियादी ढांचा में या फिर गरीब कल्याण योजनाओं में, चाहे वो पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, कैसे कार्य संस्कृति बदली है। और जो कहा उन्होंने कि राजनीतिक संस्कृति नई एक तरह से पैदा की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, जहां पर विकास को केंद्रित में रखकर, विकास को ध्यान में रखकर, गरीब आदमी की कल्याण को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाई जाती हैं, ना कि तुष्टीकरण या फिर सरकार में रहकर कैसे रहना है ये सोचकर जो 2014 के पहले होता था। और आगे की जो रूपरेखा है 2047 में विकसित भारत बनाने की, उसकी एक नींव, उसकी एक आधारशिला रखने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुआ है। इस बात को बहुत स्पष्टता से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा और ये कहा कि उनकी सरकार पारदर्शी है, असरदार है और दुनिया में भारत की जो धाक बढ़ रही है
वो भी इस बात की गवाही देता है। और हम जानते हैं कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना के शौर्य को दिखाता है, इसने ऑपरेशन सिंदूर का सफलतापूर्वक जो अंजाम दिया था, जिससे आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया था। जी। तो भारत ने जो एक नीति अपनाई है जी। आतंकवादियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति, और अगर कोई आतंकी हमला भविष्य में होता है तो हम एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, उस बात का भी जिक्र आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेपी नड्डा की तरफ से किया गया। तो सीधा स्पष्ट एक संकेत है कि हम और तेजी से आगे बढ़ेंगे, और विपक्ष को नसीहत भी कि वो एक जिम्मेदार विपक्ष के तौर पर काम करें। 2014 से पहले वो देख लें कि किस तरह की गंभीरता से जो करप्शन के आरोप से घिरी जो सरकार थी यूपीए की, वो उस वक्त चल रही थी। पॉलिसी पैरालिसिस का जो आरोप उस पर लग रहा था, जबकि मोदी जी ने पूरी तरह से संस्कृति को बदल दिया। बिल्कुल बिल्कुल, ये दावा जो है वो बीजेपी की तरफ से किया गया है। और विपक्ष के लिए जो बात कही, तो विपक्ष तो वही कैसी कैसी बातें कर रहा है। वो अखिलेश जी की बाइट हमने अभी सुनवाई दी थी, वो 11 और प्लस 9 20 जोड़ रहे हैं। पता नहीं उसमें फिर मध्य प्रदेश का भी 13 14 15 साल कहेंगे, अब 35 साल का रिपोर्ट कार्ड दो। खैर विनोद जी, 1 साल पूरे हुए मोदी सरकार के 3.0 के, और 11 साल कुल मिला करके मोदी जी के केंद्र में प्रधानमंत्री के तौर पर। जिस समय साल 2024 में करीब 1 साल पहले कुछ सीटें बीजेपी की नीचे गई थी, उस समय ये कहा जा रहा था कि अब ये जो 3.0 है ना, ये उस तरह से काम नहीं कर पाएगी जैसे पहले 10 साल किए। लेकिन ये जो पिछला 1 साल रहा विनोद जी, ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी से लेकर के शोधन कानून तक और तमाम और बड़े बड़े फैसले, ये तो और दिखा रहा है कि ये पहले के जो 2 कार्यकाल रहे हैं उससे किसी मायने में कम नहीं, थोड़ा सा ज्यादा ही है मोदी सरकार 3.0। लाल जी, आज जब आप सुना रहे थे पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा का, तो उन्होंने जो एक बात कही एक स्वर्णिम इतिहास की जी, तो इस स्वर्णिम इतिहास को ढूंढते हुए अगर हम लोग इस बात को देखें तो प्राइम मिनिस्टर मोदी किस बात के लिए जाने जाते हैं देश और दुनिया में, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी बड़े फैसले के लिए जाने जाते हैं। और जब वो बड़े फैसले लेते हैं तो उसका सरोकार आम लोगों से होता है, हम और आप जैसे लोगों से लेके गांव में रहने वाले, दूर दराज पे रहने वाले, सुदूर पर्वत पे रहने वाले, पहाड़ों में रहने वाले, द्वीप में रहने वाले, हर के जीवन में एक प्रभाव पड़ता है। तो इसको बड़े फैसले बोलते हैं। ये बड़े फैसले में जब आप 1 साल की बात करते हैं, तब आप जब देखते हैं कि आप बड़े फैसले में ऑपरेशन सिंदूर को गिनाते हैं पहले नंबर में इस 1 साल के टेन्योर में, तो वो देखिए कि पूरा दुनिया का एक डिस्कोर्स कैसे चेंज किया है टेररिज्म को लेके, कि भारत ने साफ लाइन खींच दिया है कि भाई टेररिज्म की कोई भी घटना एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। बिल्कुल। और इस एक्ट ऑफ वार के लिए अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सिंदूर के ऑपरेशन सिंदूर में कार्रवाई की, तो वो भी दुनिया के लिए अचंभित करने वाली घटना थी। जी। दूसरी तरफ आप जब इंडस वाटर ट्रीटी को देखते हैं कि एक पड़ोसी मुल्क जो लगातार ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स की बात कर रहा था, एक इंडस वाटर ट्रीटी पे आपने विराम लगाया एक झटके में सरकार, तो आप देखिए कि पूरे पाकिस्तान का वो स्ट्रक्चर हिला हुआ पड़ा हुआ, सांसें रुकने लगी। डिप्लोमेसी में मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा कोई वाटर स्ट्राइक और डिप्लोमेटिक स्ट्राइक हो सकता है। बिल्कुल। रही बात, आप जब दर्जनों जो पीएम मोदी के इस 11 साल की योजनाओं को आप गिनाएंगे, तो आम जीवन के फर्क की बात जब मैं कहता हूं, तो जब आप एक गांव में चले जाएं, एक सुदूर देहात में चले जाएं, आज गांव में एक किसान, अभी किसान अपने मोबाइल फोन को बार बार देख रहा है कि वो मैसेज उसके पास आया, किसान सम्मान निधि का उसका पैसा आया कि नहीं आया जी, तो सीधे उसके अकाउंट में जा रहा है जी। उस घर में आप जाएं जिसमें गांव में या शहर में या गली में मोहल्ले में कोई एक घर नहीं होगा जिसमें शौचालय नहीं होंगे, तो वो जो एक सम्मान मिला वो उसके जीवन में क्या फर्क पड़ा, वो उसके साथ में देखियो कि लाइफ स्टाइल में कितने चेंज हुए, इन सारी चीजों को आप कर बताएं तो हर जीवन में लोगों के जीवन में जो बदलाव आए, ये 11 साल की सबसे बड़ी सक्सेस की कहानी कहती है। विकसित भारत के साथ साथ जब हम विकास के साथ विरासत कहते हैं, और जब हम देखते हैं कि कुंभ में 60 करोड़ से ज्यादा लोग पवित्र संगम में स्नान करने आते हैं, तो ये आज का भारत है जो अपनी संस्कृति के साथ गौरव के साथ साथ वो निकल रहा है यात्रा को। आज आप केदारनाथ और 4 धाम की यात्रा पे जाते हैं तो वहाँ
अगर हर साल वहाँ अगर 3 करोड़ 4 करोड़ लोग पहुँचते हैं उस दुर्गम पहाड़ी इलाके में, तो आप कह सकते हैं कि सरकार ने वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर दी है जिससे लोगों की सुगमता हुई है जाने आने में, और लोगों के पास पैसे हैं तो लोग आज अयोध्या में आप देखिए कि इस साल रिकॉर्ड 3 करोड़ से ज़्यादा लोग आए हैं। तो ये जो जीवन में बदलाव है वो आम लोगों से लेके खास लोगों तक हर के जीवन में अगर सरकार ने कुछ प्रभाव डाला है तो इसी बदलाव को आप एक बड़ा सक्सेस के रूप में बता सकते हैं। बिल्कुल। शैलेंद्र, जिस तरह से कि आपने पहले जिक्र किया कि पॉलिसी पैरालिसिस 11 साल पहले इसकी बड़ी चर्चा होती थी, जिसे कहते हैं ना कि जो नीतिगत लकवा है ना, ये इसको अगर हिंदी में हम ट्रांसलेट करें, और इसकी चर्चा होती भी थी, ये बात सच है। 11 साल पहले सारे के सारे जितने भी एक्सपर्ट थे वो इसी पर चर्चा करते थे। फ्रेजाइल 5 से टॉप 5, अब टॉप 4 ही कह लीजिए। उसके बाद 11वें नंबर से चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था और तमाम चीज़ों को लेकर के अब क्या ये एक तुलना, और मैंने एक सरकार की तरफ से जारी एक विज्ञापन को भी सुना देखा था, उसमें सरकार ने इस बात पर बड़ा जोर दिया है कि कुछ ऐसी पीढ़ी है, नई पीढ़ी है, जिन्होंने तो अपनी जिंदगी की शुरुआत ही ऐसे माहौल में की है जब उसको अच्छी आधारभूत संरचना मिली, इंफ्रास्ट्रक्चर मिली, सारी सुविधाएं मिली। तो सरकार क्या एक तुलनात्मक तौर पर भी एक रिपोर्ट कार्ड जारी करने की कोशिश कर रही है या दिखा रही है कि ये तुलना है हमारे 11 साल की और उनके 11 साल की या उनके अतीत की? देखिए, जो रिपोर्ट कार्ड है वो फोकस इस बात पर ज़्यादा करता है कि बीते 11 वर्षों में क्या कुछ हुआ है अलग अलग कल्याणकारी योजनाओं में, लेकिन उसमें ये जरूर कहा जाता है कि 14 में स्थिति क्या थी। जब ये कहा जाता है कि रसोई गैस कनेक्शन 2014 में कुल कितने थे और आज 2025 में दोगुने से ज़्यादा हो गए हैं। उज्ज्वला गैस कनेक्शन 10 करोड़ 33 लाख से ज़्यादा इन 11 वर्षों में दे दिए गए, जो कुल कनेक्शन जो 14 करोड़ के आसपास थे 14 में, उसके मुकाबले अगर इस वक्त कुल कनेक्शन देखें तो वो दोगुने से ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये अपने आप में कहानी बताता है कि कितनी तेज गति से काम हुआ है बीते 11 वर्षों में उससे पहले के वर्षों के मुकाबले। जब किसान सम्मान निधि जैसी योजना आती है जहां 70,000 करोड़ दिए जाते हैं, और पहले की सरकारों के समय जब बहुत हो हल्ला मचाकर दशकों बाद कोई एक कर्ज माफी हुई थी, तब 60-70 हजार करोड़ दिए गए थे, और यहाँ सालाना हजारों करोड़ किसानों को दे दिए जाते हैं। इस बात का जिक्र होता है। 3 तलाक पर रोक लगे, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब सरकार आती है तो सुध लेती है। आसपास के तमाम मुस्लिम देशों तक में इस पर रोक थी, ये कोई प्रचलन नहीं था। तो ये अपने आप होता है कि तुष्टीकरण की क्या पराकाष्ठा पूर्व की यूपीए कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकारों ने कर रखी थी। जब इस बात की चर्चा होती है कि ये पहले संविधान में भी कहा गया था कि एक अस्थायी व्यवस्था है अनुच्छेद 370, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से उसको रद्द करने का साहस किसी सरकार ने नहीं लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में सत्ता में आने के बाद और फिर आगे जब हमने देखा कि इस पर फैसला लिया गया, और आज कश्मीर में तमाम केंद्रीय कानून लागू हैं, हम जानते हैं कि केंद्रीय योजनाओं का लाभ मिल रहा है। तो इस तरह के जो बोल्ड और ऐतिहासिक फैसले हैं, चाहे जीएसटी लागू करने का अगर आर्थिक तौर पे देखें, एक देश में एक तरह का टैक्स लागू किया गया और उससे कितना लाभ हो रहा है, जब तिमाही राजस्व के आंकड़े आते हैं जीएसटी कलेक्शन के, तो उससे साफ जाहिर होता है कि कितना फायदा देश को हो रहा है। तो जब तुलना होती है तो निश्चित तौर पर वो बात सामने आती है कि 14 तक स्थिति क्या थी, चाहे अर्थव्यवस्था की। आखिरी एक और बात बताना चाहूंगा लाल, जरूर जरूर जोड़ दीजिए। 27 करोड़ लोग तो गरीबी रेखा से ऊपर आए। 27 करोड़ तो बहुत सारे दुनिया के देशों की आबादी नहीं है। सच बात। इतने लोगों को हमने गरीबी से ऊपर निकाला है। तो हम सिर्फ विकास की रफ्तार तेज नहीं कर रहे, हम गरीबों की चिंता कर रहे हैं, उनको आगे ला रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं, ये मोदी सरकार कह रही है। बिल्कुल, ये तुलनात्मक स्थिति जो है, बिल्कुल जोड़ दी। अगर इस चीज को हम लोग इसमें चर्चा नहीं करेंगे तो थोड़ी सी मुझे लगे एक बात हमारी अधूरी है कि ये गवर्नेंस का जो मॉडल है उसमें सामाजिक भागीदारी की बात जब आप कर रहे थे नड्डा जी, तो ये इंपॉर्टेंट चीज हमें देखना पड़ेगा कि गवर्नेंस का जो मॉडल मोदी सरकार ने दिया है उस मॉडल में सामाजिक भागीदारी का जो शासन सुशासन की बात आप जब करते हैं जी, तो आप ये देखिए कि देश में किस तरह के परिवर्तन आते हैं, किस तरह का परिवर्तन हुआ है वो अब हमने स्वच्छ भारत अभियान में देखा जी
कि लोग, हमारा आज शहर हो या गांव हो, किस तरह से एक स्वच्छ वातावरण में जी रहा है, किस तरह से स्वच्छता को अपना एक धर्म बना लिया है। तो ये सारे चेंज जब आप देखते हैं कि लोगों ने खुद सरकार के साथ मिल के किया है, जब आप देखते हैं कि इसी के क्रम में जब आप लोगों के बिहेवियर चेंज मूवमेंट में देखते हैं कि लोगों में बदलाव किस तरह से आए हैं, लोगों में जो बदलाव अपने विरासत को लेके आया है, अपनी पहचान को लेके आया है, राष्ट्रीयता को लेके आया है, एक सामूहिक जिम्मेदारी को लेके आया है। तो ये सारी चीज जब आप गिनाते हैं तब आपको 11 साल में बदले हुए भारत का एक नया भारत का एक संकल्प दिखता है, जो कहीं से खो गया था, जहां से कहीं से एक मिसिंग थी एज ए नेशन के रूप में। बिल्कुल, बदले भारत की कई तस्वीरें हैं, कम समय पर उस पर क्या ही चर्चा, हम लोग कितना सा ही कर सकते हैं, लेकिन लगातार हम अपने चैनल पर तमाम कार्यक्रमों के जरिए आपको बताएंगे कि कितनी तस्वीर बदली है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल शैलेंद्र आपका जुड़ने के लिए, और विनोद जी आप हमारे साथ बने रहिएगा। अभी एक खास चर्चा भी हम करने वाले हैं, और वो चर्चा होगी आगे चलकर खास मेहमानों के साथ कि राहुल गांधी बार बार ऐसा लगता है जैसे कहते हैं ना कि ढेला फेंक देना, चुनाव आयोग की तरफ एक ढेला फेंक देते हैं और उसके बाद जो औपचारिकता, अगर आपको शिकायत है तो लिखित रूप से शिकायत कीजिए, वो करते नहीं है, सवाल उठा के भाग जाते हैं। इसी पर खास चर्चा करेंगे। अभी वक्त है ब्रेक का। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है ब्रेक के बाद। जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया था कि इस वक्त में अब हम खास चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ, और वो चर्चा होगी राहुल गांधी के बार बार एक बयान। वो हमेशा चुनाव आयोग पर सवाल उठा देते हैं, और वो भी औपचारिक तौर पर नहीं उठाते। अगर लिखित दें, जब भी लिखित दी तो चुनाव आयोग ने डिटेल जवाब भी दिया, तो चुनाव आयोग ये कह रहा है कि लिखित शिकायत दे दीजिए ना। चुनाव आयोग को है लिखित शिकायत का इंतजार। लोकसभा चुनाव में हाथ में संविधान लेकर प्रचार करते हुए राहुल गांधी इन दिनों संवैधानिक संस्थाओं पर लगातार आरोपों की झड़ी लगा रहे हैं। प्रतिपक्ष नेता प्रतिपक्ष हैं लोकसभा में, उनका ये अंदाज वाकई निराला है। वो बिना किसी तथ्य रखे देश के अखबारों में 16 भाषाओं में लेख लिख सकते हैं और चुनाव आयोग पर आरोप लगा सकते हैं। तो चुनाव आयोग के पूर्व चीफ कमिश्नर ने कहा था कि मैच हारने के बाद तो रेफरी को दोष देना एक मानक अभ्यास सा बन गया है। अगर जीत हुई तो आला कमान की जय जय, और हार मिलने पर ठीकरा आयोग के सर ही फूटेगा, यानी कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। महाराष्ट्र चुनाव में मैच फिक्सिंग का आरोप लगाकर बार बार राहुल गांधी अपनी खींच का प्रदर्शन ही कर रहे हैं। चुनाव आयोग का मानना है कि राहुल गांधी अपने ही नियुक्त, अपनी पार्टी के कांग्रेस के BLA, पोलिंग और काउंटिंग एजेंट की निष्ठा पर ही शक कर रहे हैं। मतदान और मतगणना के पूरे समय सभी प्रमुख दलों के प्रतिनिधि वहां मौजूद रहते हैं, हर फॉर्म पर दस्तखत करते हैं। तो चुनाव आयोग का सवाल है कि पूरे देश में आयोग की ओर से 10.5 लाख बूथ लेवल अधिकारी, 50 लाख पोलिंग अधिकारी और 1 लाख काउंटिंग सुपरवाइजर राहुल गांधी के आरोप से अपमानित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि यह आरोप उनकी ईमानदारी और मेहनत पर सवाल उठाता है। तो बड़ा सवाल यह है कि अगर राहुल गांधी से गंभीर मामला बताकर दर्जनों बार मीडिया से मुखातिब हुए हैं, लेकिन एक बार भी चुनाव आयोग को लिखित शिकायत क्यों नहीं की? कभी भी इन मुद्दों पर चुनाव आयोग से समय क्यों नहीं मांगा? सवाल यह भी है कि सिर्फ आरोप लगाकर राहुल गांधी अपनी जिम्मेदारी से बच सकते हैं क्या? संवैधानिक पद पर बैठे राहुल गांधी विदेशों में लोकतंत्र पर सवाल करते हैं, न्यायपालिका पर सवाल उठाते हैं, चुनाव आयोग पर सवाल करते हैं, लेकिन तथ्य एक भी नहीं रख पाते। देश दुनिया में ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई की इन दिनों बड़ी चर्चा है। भारत ने अपनी सैन्य शक्ति और तकनीकी श्रेष्ठता का परिचय दुनिया को दे दिया है, लेकिन राहुल गांधी सेना पर भी सवाल उठाते हैं, सबूत मांगते हैं। पिछले दिनों चुनाव आयोग ने देश के प्रमुख विपक्षी दलों के साथ 15 मई को एक बैठक का आयोजन किया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने दूसरी व्यस्तताओं का हवाला देकर यह बैठक रद्द करवा दिया। लेकिन फिर उसी सवाल को लेकर मीडिया में लेख लिखना कहां तक उचित कहा जा सकता है? कांग्रेस के पोस्टर बॉय बनाने के पीछे
पार्टी की चाहे जो कुछ भी मजबूरी हो, लेकिन पाकिस्तान में उन्हें हीरो बनाकर पेश किए जाने पर बीजेपी ने सवाल उठाया है। ऑपरेशन सिंदूर पर उनके बयान, राहुल गांधी के बयान और आरोप की तारीफ। अगर आतंकी सरगना हाफिज सईद करता है, पाकिस्तान की हुकूमत राहुल गांधी के सरेंडर वाले बयान से भारत को एक मजबूर देश बता रहा है, तो ये काम सिर्फ परिवार का नायक ही कर सकता है। देश का नायक कुछ बड़ा सोचता है और राहुल गांधी के ऊपर इसीलिए ये सवाल उठ रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा का 400 का नारा है, लेकिन अगर ये मैच फिक्स ना हो तो वो तो 180 भी पार नहीं कर पाएंगे। ये जो उनका 400 सीट का नारा है, ये बिना ईवीएम के, बिना मैच फिक्सिंग के, बिना सोशल मीडिया और प्रेस पर दबाव डालकर खरीदकर ये 180 पार नहीं होने जा रहा है। 2014 में ईवीएम से ही चुनाव हुआ था और बीजेपी 282 सीटें लेकर आई थी। उस समय 2014 में कांग्रेस की सरकार थी। खैर, शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत का कहना है कि सरकार ने 11 साल में विपक्ष को खत्म करने का काम किया है। मोदी जी की उपलब्धि क्या है? मोदी जी की उपलब्धि 11 साल में यही है कि इस देश का जो विपक्ष है उनको खत्म करने का काम मोदी जी ने 11 साल में किया है। तो वहीं बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने भी चुनाव आयोग को निष्पक्ष रहने की नसीहत दी है। जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब से जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस, संवैधानिक संस्थाएं हैं, सबको हाईजैक कर रखा है। चुनाव आयोग इलेक्शन की घोषणा करता है चुनाव की तारीखों का, उससे पहले बीजेपी की आईटी सेल को पता होता है कि चुनाव कब होना है। तो ये बात तो है, लेकिन इन सब पे हम लोगों की नजरें हैं। लेकिन इसमें तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ईमानदारी से जो है चुनाव कराना चाहिए। हाईजैक शब्द को पकड़ के चलिएगा, पटना से हाईजैक की कितनी खबरें आती थी पहले। खैर, केंद्रीय मंत्री और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ईश्वर से राहुल गांधी के लिए सद्बुद्धि की कामना की है। देखिए, मैं यही इसी तरीके से देखता हूं कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे, क्योंकि उनका उद्देश्य कम से कम समझना बड़ा मुश्किल है। ऑल पार्टी मीटिंग में आते हैं तो कहते हैं हम देश के साथ खड़े हैं, बाहर जाते हैं तो प्रश्न खड़े करते हैं, और प्रश्न भी वो खड़े करते हैं जो बेबुनियाद है। इसलिए इस तरीके का नैरेटिव बनाने का काम, मैं सिर्फ एक यही कह सकता हूं कि एक गैर जिम्मेदाराना विपक्ष की भूमिका वो अदा कर रहे हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर पर भी राहुल गांधी ने बड़े बड़े सवाल उठाए। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर का कहना है कि आतंक का जवाब तो उसी की भाषा में देना जरूरी है। There's a dialogue with a gun pointed at their heads. And from our point of view, we're always willing to talk. We have multiple languages in common with the Pakistanis. We can talk to them in any language they want. But they prefer, unfortunately, the language of force. And this is why we've had to reply in that language. I can tell you very sincerely that once we explain that there can be no equivalence between terrorists and their victims. There can be no equivalence between a state that provides safe haven to terror and a state that has repeatedly been at the receiving end of terrorist attacks. That there can be no equivalence between a state from which attacks occur and a state which is exercising its right of self-defense. Unanimously, we've had full agreement on these points. अंग्रेजी में अपनी बातें शशि थरूर जी रख रहे थे, भारत की बात को मजबूती से रख रहे थे कि किस तरह से पूरी दुनिया में भारत आतंकवाद के खिलाफ अपनी बातों को मजबूती से रख रहा है और कार्रवाई करेगा, आगे भी कार्रवाई करेगा। बहरहाल राहुल गांधी चूकते कहाँ हैं? बयान देते हैं, ऐसा बयान देते हैं कि जेपी नड्डा जी ने भी कहा समझ में नहीं आता क्या चाहते क्या है ये। इसी पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी
भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत आपका। साथ में हमारे साथ संदीप त्रिपाठी जी, कांग्रेस के नेता, बहुत बहुत स्वागत संदीप जी। एकदम स्पोर्टी टाइप से लग रहे हैं आज एकदम आप। नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत। हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी जुड़े हुए हैं और साथ में हमारे साथ शिशिर भी, हमारे संवाददाता शिशिर सेलार मुंबई से हमारे साथ दिखाई दे रहे हैं। मैं सबसे पहले विनोद जी आपके पास आ जाता हूं। जो अभी जेपी नड्डा जी को मैं सुन रहा था, सवाल ये वो कर रहे हैं कि देखिए हम तो जवाब देने के लिए बैठे हैं, लेकिन हमें यही नहीं समझ में आ रहा है कि नेता प्रतिपक्ष चाहते क्या है, क्या क्या जवाब हम दें और क्या क्या सवाल उठाते हैं, क्या क्या हम जवाब दें। कई बार हम इसमें मतलब समझ में नहीं आता कि क्या सवाल उठा रहे हैं और हम उनको क्या इस बारे में जवाब दें। तो क्या राहुल गांधी ने अपने बयानों से केंद्र सरकार को, बीजेपी को, जो कि मैं आगे चल के पूछूंगा कि चाहे जैसे भी हो, राहुल गांधी का अपना अंदाज है, उस अंदाज में परेशान कर दिया है क्या? बिल्कुल जी, बीजेपी पे राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं वो कोई बड़ी बात नहीं है और बड़ा सवाल नहीं है। बीजेपी सरकार में है, एनडीए सरकार में है, राहुल गांधी प्रतिपक्ष के नेता हैं, उनको उठाने का हक है जी। लेकिन जब राहुल गांधी चुनाव आयोग पे सवाल उठाते हैं, राहुल गांधी कोर्ट पे से सवाल उठाते हैं, राहुल गांधी सेना पे सवाल उठाते हैं, राहुल गांधी भारत के संवैधानिक संस्थाओं पे सवाल उठाते हैं, एक प्रतिपक्ष के नेता के रूप में जब सवाल उठाते हैं तब सवाल खड़ा होता है। मुंबई चुनाव होने के लगभग साल हुए हो जा रहे हैं, आज तक राहुल गांधी की एक शिकायत जो है वो शिकायत लेके वो नहीं गए हैं चुनाव आयोग, लेकिन एक आर्टिकल उनके 16 भाषाओं में लिख के देश के बड़े बड़े अखबारों में वो छपवा लेते हैं और वो एक तरह से जयकार अपने लिए ले लेते हैं कि राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं वो इलेक्शन कमीशन नहीं मान रहा है, जबकि उनकी शिकायत नहीं पहुंची है। इलेक्शन कमीशन से उन्होंने कोई टाइम नहीं मांगा है मिलने के लिए। रही बात, मैं दूसरी बात कर रहा हूं कि कल मैंने इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट पढ़ी थी जिसमें वंशवादी लोकतंत्र के 2 पोस्टर बॉय की वो चर्चा कर रही थी। रिपोर्टर ने की, उनका एडिटोरियल का था। तो वंशवादी लोकतंत्र के जो 2 पोस्टर बॉय हैं, एक पोस्टर बॉय हमारे साथ में राहुल गांधी हैं देश में और दूसरा पोस्टर बॉय जो है बिलावल भुट्टो पाकिस्तान में है। तो वो पोस्टर बॉय की चर्चा करते हुए एक्सप्रेस ने उसको छापा था कि देखिए किस तरह से बिलावल भुट्टो अपने वंशवादी लोकतंत्र में उत्तराधिकारी बनके, जब पहला उसका बयान आया था तो बयान उसने अपने सेना के, अपने फौज को खुश करने के लिए दिया और वो भी सिंधु दरिया के पास में दिया कि ये पानी अगर भारत ने रोका तो दुश्मन के खून बहेंगे और हमारा पानी बहेगा जी। आज वही बिलावल भुट्टो, सेना ने वही फौज ने उसको अपना प्रवक्ता बनाया और डेलीगेशन में अमेरिका भेजा और बाकी आज इंग्लैंड में है, वो जगह जगह घूम रहे हैं। बिल्कुल, वहां मिन्नतें लोगों से कर रहे हैं, फॉरेन डेलीगेट से, वहां सारे इंस्टीट्यूशन से कर रहे हैं कि भारत से हमें बातचीत करवानी चाहिए, देश को, दुनिया को, कि हमें वो पानी जो है हमारा एग्जिस्टेंस का सवाल बन गया है। तो राहुल गांधी उसी तरह की बात में देखिए कि पोस्टर बॉय के रूप में कांग्रेस पार्टी की चाहे जो मजबूरी हो, लेकिन वो जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में उन्होंने बयान दिया है, क्या देश का एक नागरिक कभी इस बयान को पसंद कर सकता है कि उसके बयान की तारीफ हाफिज मोहम्मद सईद करे, उसके बयान की तारीफ पाकिस्तान के पार्लियामेंट में लोग करे और तालियां बजाए, उसके बयान की तारीफ पाकिस्तान की हुकूमत करे? क्या आप कभी आपने सोचा कि इस देश का कोई भी एक सिटीजन शर्म महसूस करेगा जब उसके बयान को लेके उसे हीरो की तरह पेश किया जाएगा और देश को डिमोरलाइज किया जाएगा? तो राहुल गांधी अपने, चाहे उनकी जो मजबूरी हो, लेकिन वो देश को जब डिमोरलाइज करते हैं, अपने इंस्टीट्यूशंस को डिमोरलाइज करते हैं, तब ये प्रतिपक्ष के नेता के रूप में शायद वो जिम्मेदारी निभा नहीं रहे हैं, वो कुछ और कर रहे हैं। आपने जिस तरह से बिलावल भुट्टो और राहुल गांधी का नाम लिया ना, मुझे लगता है कि एक मायने में बिलावल भुट्टो तो जाके कह रहे हैं कि भाई बहुत मारा है, जितना मारा उससे कम बताया भारत ने, और राहुल गांधी कहते नहीं नहीं मारा ही नहीं, वो हाफिज सईद तक पाकिस्तान सब गए। देखो राहुल गांधी खुद कह रहे हैं कि भारत जो है उसने सरेंडर किया है। इस मामले में कम से कम दोनों के बयान जो है ना एकदम बिल्कुल 180 डिग्री अलग है। बिलावल कह रहे बहुत मारा है, बचा लो, और राहुल गांधी कह रहे नहीं नहीं नहीं, पाकिस्तान ने पता नहीं, ये जवाब दीजिए कितने गिराए हैं अभी तक हमारे विमान। खैर शिशिर, ऐसा लगता है जैसे संजय राउत ने भी सोचा चलो बहती गंगा में थोड़ा अपनी भी हाथ धो लें, क्योंकि शिवसेना तो बिल्कुल अपने इंटरनल डिफरेंसेस से पिछले कुछ सालों में छिन्न भिन्न हो गई
लगता है बस मातोश्री तक उद्धव ठाकरे एंड कंपनी के तौर पर ये रह गई है। लेकिन उसमें संजय राउत जैसे लोग हैं, वो कह रहे हैं 11 सालों में बस हमें तोड़ने का काम इन्होंने किया, हमें छिन्न भिन्न करने का। जबकि चाहे एकनाथ शिंदे हो या फिर पहले राज ठाकरे हो, उसमें दूसरे की क्या भूमिका है भाई? आपने अपना हिंदुत्व का लाइन छोड़ा, लोग निकल लिए, लेकिन लगता है बहती गंगा में हाथ धोने के लिए अपना हाथ डुबा दिया संजय राउत जी ने। बिल्कुल, देखिए संजय राउत की टिप्पणी की अगर बात करें खासतौर पर तो स्वयं अगर देखा जाए तो जो लोग इस वक्त महाराष्ट्र में सत्ता में, मतलब बीजेपी की बात करूंगा या फिर हम एकनाथ शिंदे की बात करेंगे, तो उनके प्रवक्ता और उनके लोग, पार्टी के लोग भी ये कह रहे हैं कि 11 सालों में अगर देखा जाए तो 5 साल स्वयं उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ महाराष्ट्र के सत्ता उन्होंने स्थापित की थी, साथ में थे। सिर्फ महाराष्ट्र में स्थानीय जो चुनाव है इकाई है उसमें भी जो है एक साथ सत्ता में रहे। मतलब जहां तक 10-11 सालों का हालांकि उन्होंने जो सवाल खड़ा किया उसमें से 5 साल स्वयं शिवसेना जो है बीजेपी के साथ उनके साथ खड़ी रही है। तो ऐसे में जो विपक्ष है उनका ये कहना है कि ये सरासर जो है संजय राउत जी कह रहे हो झूठ है। दूसरी महत्वपूर्ण बात हालांकि इस मुद्दे पर भी उठ रही, खासतौर पर ये महाराष्ट्र के मुद्दे को लेकर ये बात उठी थी कि आखिर किस प्रकार से महाराष्ट्र में इतना जो है परिवर्तन चुनाव में देखा गया है। इसी का जवाब जो है इस वक्त बीजेपी के द्वारा भी जो है उनके द्वारा भी दिया गया है। उन्होंने 2009 का एक वाकया याद दिलाया। उन्होंने कहा कि 2009 में भी इसी प्रकार से चुनाव हुए थे। जब लोकसभा चुनाव हुए थे तब यूपीए 2 सत्ता जो है सरकार में आई थी, और जब उसके बाद महाराष्ट्र में चुनाव हुए थे तो उस वक्त भी यहाँ पर यूपीए की सरकार बनी थी। लेकिन लोकसभा चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव के बीच में तकरीबन 30 वोटों की बढ़ोतरी 2009 में देखी गई थी। ये सवाल जो है बीजेपी ने उठाया है। तो अगर उस वक्त 30 लाख जो वोट बढ़े थे, अगर वो सही है तो इस बार की जो है कांग्रेस इस पर सवाल उठा रही है, क्योंकि जिस प्रकार का मैंडेट उनको यूपीए के टाइम सरकार ने दिया था, जो लोगों ने दिया था, एक्स्ट्रा वोट्स भी दिए थे, तो अभी जो है कांग्रेस इस पर सवाल क्यों उठा रही है? तो ये कहीं ना कहीं जो सवाल कांग्रेस ने उठाए थे उसको काउंटर बीजेपी के द्वारा उन्हीं तथ्यों के आधार पर किया जा रहा है। तो क्या इस बारे में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जवाब दिया है राहुल गांधी के आरोपों का? बिल्कुल, देवेंद्र फडणवीस का अगर आप जवाब देखें, कल ही जो कि कार्यक्रम के लिए वो गए थे तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि इस प्रकार से जो आरोप है वो तथ्यहीन आरोप है, उसमें किसी भी प्रकार के तथ्य बिल्कुल नहीं है। अगर होते तो राहुल गांधी स्वयं वो तथ्य लेकर सामने आ जाते, उस पर उनको जवाब मिल जाता। लेकिन राहुल गांधी जो इस वक्त कर रहे हैं वो पूरी एक राजनीति जो है इस पूरे विषय में कर रहे हैं, जो कि देश से भी खिलवाड़ है, और साथ ही साथ जिस प्रकार से इंटरनेशनल में जो मैसेज जा रहा है कम्युनिटी में वो भी गलत है। तो ये मुख्यमंत्री के बयान है कि ऐसी राजनीति को और ऐसे बयानों को पूरी तरह से दरकिनार करना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। मैं लौटता हूं आपके पास। संदीप जी, कांग्रेस ने जब हरियाणा चुनाव के बाद, महाराष्ट्र चुनाव के बाद जब चुनाव आयोग को लिखा तो मुझे याद है कि चुनाव आयोग ने बड़ा डिटेल जवाब दिया। ठीक है, अगर कुछ और सवाल रह गए तो लिखा जा सकता है, दरवाजा खुला हुआ है, लिखिए, जवाब लीजिए, पूछिए, जवाब लीजिए। लेकिन जिस मीडिया पर आप आरोप लगाते हैं कि मीडिया हमको नहीं दिखाती, क्योंकि तमाम संस्थाओं पर आरोप लगाने के साथ साथ आप मीडिया पर भी समय समय पर सवाल उठाते ही हैं कि मीडिया हमको दिखाती नहीं, मीडिया हमको छापती नहीं, मीडिया हमारी बातें लेती नहीं, उसी मीडिया का इस्तेमाल करके लेख लिख रहे हैं और चुनाव आयोग पर हमला बोल रहे हैं। अरे भाई, सीधा सीधा चिट्ठी लिखिए, वो जवाब देंगे आपको। वो जवाब देने के लिए वहां बैठे हुए आपके सवालों का इंतजार कर रहे हैं, तो वो क्यों नहीं करते राहुल गांधी? बताइए। जी, अभी जो है तो आज मुंबई में 500 और मोदी जी के 11 साल की लगभग। हाँ, इनकी आवाज में कुछ डिस्टर्बेंस है। संदीप जी की आवाज में कुछ डिस्टर्ब आ रहा है जी। आपकी आवाज में कुछ डिस्टर्बेंस है, जरा देखिए। हाँ, अब ठीक है, बोलिए बोलिए जी। मैं ऐसा करता हूं संदीप जी, डिस्टर्बेंस है, मैं दोबारा आपको जोड़वाता हूं, दोबारा आपको कॉल करवाता हूं, दोबारा कॉल करके आपको फिर से जोड़ता हूं, फिर बात रखिएगा। मैं तब तक इस बीच में जरा ले लेता हूं डॉक्टर कौशलकांत मिश्रा जी को। कौशलकांत मिश्रा जी, क्या राहुल गांधी ने अपने तरीके से सवाल पूछ करके ये हालात पैदा कर दिया है कि भाई क्या करें, कैसे जवाब दें? जवाब देते हैं फिर भी उसी सवाल को दोहरा देते हैं। ये बात सिर्फ बीजेपी की नहीं, ये तो चुनाव आयोग भी कह रही है कि वो सवाल उठाते हैं, हम डिटेल जवाब देते हैं, फिर उसी बात को लेकर के कहीं मीडिया में, कहीं सड़क पर वो दोहरा देते हैं। तो अब क्या करें? तो क्या राहुल गांधी ने
ऐसे अपने इस तरह इस रवैये से, इस व्यवहार से राहुल गांधी जी ने क्या ये मुश्किल पैदा कर दी है कि ये जो सवाल उठा रहे हैं उसमें एक ही सवाल का कितनी बार जवाब दें? महाराष्ट्र चुनाव में वोटर कैसे बढ़ गए? महाराष्ट्र चुनाव में ईवीएम का क्या कुछ गड़बड़ी था क्या? महाराष्ट्र चुनाव में किसी तरह की कोई धांधली हुई क्या? राहुल गांधी लगातार जवाब मिलने के बाद सवाल उठा रहे हैं। कैसे निपटिएगा इस चीज से, बताइए। लालचंद जी, देखिए, राहुल गांधी जी जब तक राहुल गांधी थे, अपनी पार्टी के शहजादे थे, तब तक समस्या नहीं थी। समस्या अब ये हो गई है कि विपक्ष जो इंडी गठबंधन के नाम पे है, उन्होंने एक ऐसे आदमी को अपना नेता चुना हुआ है। उनके बयान इसलिए जरूरी नहीं कि वो राहुल गांधी जी दे रहे हैं, उनके बयान इसलिए ज्यादा जरूरी हो जाते हैं देश के लिए कि वो विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष हैं संसद में। तो आप बड़े ध्यान से देखिए, राहुल गांधी जी येड़ा बन के पेड़ा खाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कुछ नहीं है, एंटी इंडिया टूल किट का हिस्सा है। जिस तरीके से इनकी एक्टिविटी देखी जाए, जिस तरीके से चुनाव के समय में बाहर रहते हैं, जिस तरीके से देश में कोई आफत आती थी देश के बाहर रहते हैं, जिस तरीके से इनका जो गठबंधन एक तरह से विदेशी ताकतों के साथ नजर आता है। कई बार सीक्वेंस बताया गया है, जब चाइना पे डोकलाम का प्रॉब्लम हो रहा है तो ये चाइनीज एम्बेसी के पास चले जाते हैं, वहां जाकर के वहां के एम्बेसडर से क्या बात करते हैं, चाइना के साथ क्या एमओयू साइन करते हैं, विदेश की धरती पर जाकर के भारत देश के लोकतंत्र के ऊपर सवाल उठाने की कोशिश करते हैं। इनके नेता मणिशंकर अय्यर तो पाकिस्तान में जाके कहते हैं कि आप सब मिल करके मोदी जी को हटाने की कोशिश करो। यानी कि ये कुल मिलाकर के जैसे बहुत सारे देश जो डेवलपिंग नेशन है, उन नेशन में आपने देखा जिस तरीके से विपक्ष को उठाया गया, उसके बेसिस पे वहां की जनता में अनरेस्ट फैलाया गया, अनरेस्ट फैला करके सत्ता को पलटा गया। ये इस टूल किट का हिस्सा बनते हैं। ये मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, इस पे ध्यान देने की जरूरत है। ये तो अच्छा हुआ कि हमारे देश का लोकतंत्र इतना मजबूत है, यहाँ पर जिस तरह की जनता रहती है वो इस तरह के बहकावे में नहीं आती है। उन्हें अपनी लीडरशिप पे, उन्हें अपने लोकतंत्र पे, उन्हें अपने संविधान पे भरोसा है। नहीं तो देखिए कि बगल में बांग्लादेश का क्या हाल हुआ, बगल में पाकिस्तान किस तरह से छटपटा रहा है, अफगानिस्तान का क्या हाल हुआ। अगर आप उधर चले जाइए अफ्रीकन कंट्री में देखिए तो सीरिया, ये जो सब अरब स्प्रिंग वाला जो पोर्शन था, आप देखिए वहां पे क्या किया गया। लेकिन कोशिश तो वैसी ही हो रही है ना डॉक्टर कौशलकांत जी, कोशिश तो वैसी ही हो रही है और ये इसको एक खतरनाक कोशिश कहेंगे फिर। बिल्कुल मैं बड़ा सीरियस डिबेटर हूँ और मैं बड़े फैक्ट के साथ बात कर रहा हूँ। क्या मैंने जो बोला ये गलत है? क्या ये कोशिश नहीं हो रही कि देश की जनता, आप चाहे सीए को देख लीजिए, चाहे आर्टिकल 370 खत्म कराने को देख लीजिए, चाहे आप ट्रिपल तलाक को देख लीजिए, चाहे आप वक्त अमेंडमेंट बिल को देख लीजिए, क्या ये कोशिश नहीं हो रही कि देश की जनता सड़कों पे और सत्ता के खिलाफ संघर्ष करे? तो ये जो राहुल गांधी येड़ा बन के पेड़ा खाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे पूरे देश को संभल कर चलना पड़ेगा। इवन जो इंडी गठबंधन गिनके लाई है, उन्हें भी सोचना पड़ेगा कि क्या राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाए रखना देश के लिए उचित है, हमारे संविधान के लिए उचित है। ये उनको सोचना है, हमें सोचने की जरूरत नहीं है। और जहां तक रही इलेक्शन कमीशन की बात, इलेक्शन कमीशन एक ऑटोनोमस इंडिपेंडेंट बॉडी है। उनके जो सवाल होंगे इलेक्शन कमीशन का प्रवक्ता बताएगा, या वहां पर कोई कंप्लेन देंगे तो वहां से रिप्लाई आएगा। वो तो सवालों का भाई इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, अब संदीप जी जुड़ गए, संदीप जी अपनी बात पूरी करेंगे। बोलिए संदीप जी। मैं बात की शुरुआत लाल जी वहां से कर रहा था कि अभी मुंबई के एक साथी थे, आज जो है मुंबई में 5 लोग ट्रेन से गिरकर मर गए। उनको श्रद्धांजलि देते हुए मैं ये कहूंगा कि जो मोदी जी विकास की बात करते हैं और जो कह रहे थे कि रेलवे को हम जो है इंटरनेशनल लेवल का बनाएंगे, सच्चाई ये है। अब आते हैं मुद्दे पर। और ऐसे एक हमारे उत्तर प्रदेश की घटना बता दूं, कौशाम्बी में एक ब्राह्मण बेचारा अपने बेटे की जो है न्याय के लिए मांग करते हुए कि सही से जांच कर लीजिए, आत्महत्या करता है, शरीर पर आत्महत्या का जो है वो सुसाइड नोट लिखकर। ये आज बाबा जी के राज में ब्राह्मणों की उत्तर प्रदेश में स्थिति है। मिश्रा जी, आप भी ब्राह्मण है, जी को कह दीजिए कम से कम जीने दें उत्तर प्रदेश। ये लेवल पर आइएगा, ऐसे लेवल पर नहीं है, ऐसे लेवल। अरे तो इलेक्शन कमीशन का सवाल आपको पूछा गया है कि भैया आप इलेक्शन कमीशन पे आइए ना, राहुल गांधी क्यों नहीं जा रहे? सीधे सीधे आइए। मैं ये कह रहा हूं संदीप जी, अखबार में 2-4 और रिपोर्ट छपी होगी, तमिलनाडु में भी कुछ हुआ होगा उसका बोल दीजिए, बंगाल में कुछ हुआ होगा उसका भी बोल दीजिए। कुछ ना कुछ तो दुर्घटना हुई होगी ना जी, कोई दुर्घटना, कोई मर्डर, कुछ इस तरह की खबरें तो आई होंगी अखबारों में। लालचंद जी 2-4-10 और जोड़ दीजिए ना भाई, तमिलनाडु का, केरल का, पश्चिम बंगाल का, कर्नाटक का, हिमाचल का, जोड़ दीजिए तेलंगाना का।
लालचंद जी, पहले तो मैं देश का नागरिक हूँ, दूसरा हिंदू हूँ, हाँ, उसके बाद ब्राह्मण। चलिए ठीक है, ठीक है, आपने जवाब दे दिया। संदीप जी को आप बात पूरी करने दीजिए, कीजिए संदीप जी। जी धन्यवाद। देखिए अभी आपने कहा कि आप मीडिया पे सवाल खड़ा करते हैं और मीडिया के माध्यम से आप बात रखी, ये सच है। देखिए सर, हमने कैटेगराइज कर रखा है और ये फैक्ट भी है। वो हम अगर गोदी मीडिया की बात करते हैं तो आप देखिए अभी एक पाकिस्तान के ही पत्रकार ने खुलासा किया कि किस तरीके से उसको चैनल पर बुलाया जाता था गाली देने के लिए। एक बड़ा चैनल है, तो इस देश में ऐसे भी चैनल वो बैन है इंडिया में। हामिद मीर, मैं नाम ले लेता हूँ, आप बताइए। वो जियो का संपादक है और इंडिया में बैन है, और वो कुछ भी बोल रहा है, आप उसको अटेस्टेड कर रहे हैं। अच्छा नहीं, ये आज बैन है ना। आप मुद्दे पे आइए ना, जो आपका सवाल है ना, मुद्दे पर बोलिए। और ये गोदी मीडिया और दरबारी मीडिया क्या होता है संदीप जी? ये गोदी मीडिया और दरबारी मीडिया क्या होता है? ये किसी फालतू ने ये क्वाइन कर दिया, और आप जो है सोशल मीडिया के इन गंदे शब्दों का यहां इस्तेमाल कर रहे हैं। व्हाट इज गोदी मीडिया? हाँ सर, अगर इसकी डिटेलिंग पे जाएं आपकी डिबेट का टाइम कम पड़ जाएगा, लेकिन हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसीलिए कह रहा हूं उस मुद्दे पे रहिए बस। हाँ, मुद्दे पे ही। नहीं, आपने मीडिया की जिक्र किया था इसलिए मैंने बात की। अभी बात चुनाव आयोग से सवाल किया और आपने कहा कि और चुनाव आयोग कह रहा है कि आप ऑफिशियल कंप्लेन नहीं करते हो और लेख लिख रहे हो। मैं डेट बता दे रहा हूँ जिस दिन कंप्लेन हुई है, 19 नवंबर 2024 लिखित में कंप्लेन हुई है। 16 पेज का दस्तावेज था। 3 गुना पेज में जवाब दिया है। उसके बाद नहीं आते हैं सर, उस पर ही आते हैं। क्या जवाब दिया? ये जवाब दिया कि हमने कहा था कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वोटर लिस्ट दे दीजिए। दे दिया क्या? कोर्ट ने आदेश दिया। रणदीप सुरजेवाला जी कल का लेख है, वो कोर्ट गए, कोर्ट ने आदेश दिया है, आज भी उस आदेश का पालन नहीं हो रहा है। आज कल का लेख है उनका, जबकि कोर्ट ने बाकायदे आदेश दे रखा है। उसके बाद ये संशोधन करते हैं। पालन करवाने के लिए एक बार और चले जाइए कोर्ट, क्या दिक्कत है? फिर जाएंगे ना सर। अब यही बचा है, कोर्ट और जनता की अदालत। 93 बटों में संशोधन सिर्फ ये इसीलिए करते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हमको कुछ देना ना पड़े। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मान क्यों ना बता दूं, इसकी वजह भी देखिए सर। ओटा हमारा ये कंसर्ट कि उन्हीं वोटरों का इस्तेमाल हरियाणा में हुआ है, उन्हीं का मुंबई में हुआ है, इसलिए कि उनको जो है मैनुअली चेक करना बहुत क्रिटिकल काम। ठीक है, अगर आप हमको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दे देंगे, सुनिए सर, कौशलकांत फॉर्म में दे देंगे। कौशलकांत मिश्रा जी को जवाब देना चाह रहे हैं, जिससे एक लाइन में काउंटर कीजिए डॉक्टर कौशलकांत मिश्रा जी। हम जो कह रहे हैं वो सही है नहीं सही। और तीसरा सवाल सर, एक सवाल और सुनिए कौशल भाई। हाँ, अच्छा बोल लीजिए, जल्दी से बोलिए। आप लोगों ने अपने अब्बानी से नेटवर्क गड़बड़ करा दिया था, कम से कम समय मिला है, बोल लेने दीजिए। ठीक है, और एक बात, ये दूसरा सवाल सर, हम उसके बाद ये कह रहे हैं कि 5 बजे के बाद आप हमको जो रिकॉर्डिंग का उद्देश्य क्या होता है, इसीलिए रिकॉर्डिंग होती है। आप वो रिकॉर्डिंग हमको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दे दीजिए। और आप कह रहे हो कि रिकॉर्डिंग नहीं दे सकते, भाई क्यों? अब आती बात मुझकी तीसरी कि ये सब सवाल चुनाव आयोग से पूछिए, चुनाव आयोग से। वो जवाब देने के लिए बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं। अब रुक जाइए, 1 मिनट का काउंटर, जल्दी से कौशलकांत मिश्रा जी काउंटर। अरे अभी आपने सुना लालचंद जी, राहुल गांधी के प्रवक्ता भी राहुल गांधी जैसी बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने बड़ी मुश्किल से आवाज आने दी, आवाज ही गड़बड़ कर दी थी। तो इन्हें हर जगह जहां पर कुछ भी होता है, क्या कहा जाए, मतलब हम तो एक्सप्लेनेशन देते परेशान हो जाए। अंपायर पे डाउट होता है, और पार्लियामेंट में नहीं बोल पाते तो कहते हैं माइक बंद कर दिया गया, यहाँ नहीं बोल पा रहे। विनोद जी जल्दी से एक लाइन, क्योंकि हमें समय समाप्त हो चुका है। बोलिए। नहीं, मैं ये एक बार आप शिशिर के पास जाइए। शिशिर नहीं है हमारे साथ जुड़े हुए, वरना हम तो मैं आप जो बता रहे थे अभी त्रिपाठी जी, देखिए ये बेसिर पैर की बात जब हम लोग करते हैं, चर्चा करते हैं, तो इससे लोगों को कुछ नहीं हासिल होता है। इंपॉर्टेंट चीज समझने की ये है, एक बात समझ लीजिए कि भाई आपको चुनाव आयोग में कुछ प्राइवेसी होती है जनता के वोट को लेके। जी, लोगों ने वोट क्या दिया है, किसको दिया है, किस तरह दिया है, ये एक तरह से इलेक्शन कमीशन में एक प्राइवेसी है। आप उस प्राइवेसी को पहला तो तोड़ने की बात कर रहे हैं। ठीक है। दूसरी बात, जब मैं आपको एक बात कर रहा हूं, जो आपके संवैधानिक व्यवस्था है, ठीक है, कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद वो सारे ईवीएम्स वहां सील होके रहते हैं, जब तक कि कोई कैंडिडेट को अगर कोई शक है तो वो कोर्ट जा सकता है।
आप बताइए आपके कितने कैंडिडेट हैं जो आज तक कोर्ट गए हैं? बिल्कुल, मैं वही कह रहा था कि आप जाइए कोर्ट जाइए, अगर उसने कोई फिर भी शिकायत कुछ सवाल इलेक्शन रहते हैं तो कमीशन लिखित नहीं किया, कीजिए, और ठीक फिर है। आपके लीडर खाली अखबार में समय की कमी है फिलहाल, तो ये देश को भड़माना बंद बिल्कुल, शुक्रिया। अभी समय की कमी है, शुक्रिया रखिए अपने प्रतिपक्ष के नेता के रूप में। शुक्रिया, समय की कमी है संदीप जी, शुक्रिया शुक्रिया आपका, कौशल कांत जी और साथ में विनोद जी आपका भी शुक्रिया। अभी वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे कि जो बेंगलुरु में भगदड़ हुई थी उसको लेकर सिद्धारमैया सरकार कह क्या रही है, कि राजनीति इसमें थी, सरकार थी कि नहीं थी, इस पर करेंगे चर्चा खास मेहमान के साथ, बने रहिएगा। टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC? ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। स्वागत ब्रेक के बाद, आप देख रहे हैं DD न्यूज पर। इस वक्त अब बात करेंगे कर्नाटक में हुई भगदड़ पर, राजनीति की, जिसको लेकर वहां पर राजनीति जारी है। चिन्नास्वामी स्टेडियम की दुखद घटना 11 परिवारों को जिंदगी के लिए एक बड़ा सदमा दे गया, लेकिन सियासत इस बात को तय नहीं कर पाई है कि इस भगदड़ के जिम्मेदार कौन थे। सिद्धारमैया सरकार ने इस घटना में सिर्फ दुख जता दिया है। उन्होंने कहा सरकार की इस आयोजन में कोई भूमिका नहीं थी, यह RCB का आयोजन था। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या बिना सरकार की इजाजत के एक फ्रेंचाइजी कंपनी विधानसौधा में खिलाड़ियों को सम्मानित कर रही थी? स्टेडियम में मुख्यमंत्री, मंत्रियों के होने की वजह क्या थी? क्रिकेट के खिलाड़ी और फैंस के बीच सरकार क्या कर रही थी? चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुई भगदड़ कोई सामान्य घटना थी या फिर भीड़ को लेकर लोकप्रियता की घिनौनी सियासत जिसने 11 मासूमों की जान ले ली? मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा है कि सरकार ने कोई गलत कदम नहीं उठाया है। इस मामले में दोषी पाए गए लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। भविष्य में ऐसी कोई घटना नहीं हो, इसके लिए चिन्नास्वामी स्टेडियम को किसी दूसरी जगह शिफ्ट करने पर भी विचार किया जा रहा है। तो सवाल यह है कि विपक्ष जिम्मेदारी फिक्स करने की मांग कर रहा है और कर्नाटक सरकार लगातार गोल पोस्ट बदल रही है। सिद्धारमैया ने बीजेपी से सवाल किया है कि कुंभ हादसे के बाद सीएम ने इस्तीफा दिया था क्या? कर्नाटक हाईकोर्ट ने पूछा है कि क्या जब यह हादसा हुआ तब कोई एम्बुलेंस वहां पर मौजूद था? जब IPL मैच होते हैं तो क्या व्यवस्था की जाती है? कोर्ट में यह सवाल आया कि RCB खिलाड़ियों को सम्मानित करने का फैसला किसका था? लेकिन आनंद फानंद में सिद्धारमैया सरकार ने पुलिस कमिश्नर समेत 8 अफसरों को सस्पेंड भी कर दिया है। लेकिन इस कार्रवाई ने कर्नाटक IAS और IPS एसोसिएशन के बीच बहस का बाजार भी गर्म कर दिया है। तो कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार का कहना है कि मामले की जांच अभी जारी है। I am a minister, deputy CM of Bangalore. We don't. Already, my chief minister has reacted. Whatever decisions has been taken in the best interest of the state, we have done it, and we look forward. There are lessons to learn. I'll come out. We have a policies for the crowd also, future crowd also. We have to come out with an act. That is what we are also looking at. It is a lessons which we have to learn. वहीं कर्नाटक भाजपा के अध्यक्ष BY विजयेंद्र ने सीएम सिद्धारमैया पर जिम्मेदारी से मुंह छिपाने का आरोप लगाया। When state government had organized victory celebration at Vidhan Soda, how do you expect police to give security both at Chinnaswamy as well as Vidhan Soda? And now you are distancing yourself from the responsibility. When that is the case, then why did you suspend 5 innocent police officers? Why did you suspend senior police officers? So Siddaramaia's attitude clearly indicates he is trying to escape, especially after the High Court's observation. Siddaramaiya is trying to escape from the responsibility. सीधे जुड़ते हैं हमारे साथ ऐसे हेमंत वरिष्ठ पत्रकार जी जुड़ गए हैं, उनसे सीधे बहुत बहुत स्वागत सर। नमस्ते सर। हमें ये समझ में नहीं आ रहा, एक सिद्धारमैया हैं जो कह रहे हैं कि कोई राजनीति, सरकार की कोई भूमिका नहीं थी, देयर वाज नो रोल। दूसरे सिद्धारमैया हैं जो कि अपने पॉलिटिकल सेक्रेटरी को
बर्खास्त भी कर देते हैं, फिर जो पुलिस है उस पर भी एक्शन ले लेते हैं। तो ये सरकार इसमें थी कि नहीं थी, ये सिद्धारमैया जी कभी हां कभी ना क्यों कर रहे हैं? लालचंद जी नमस्कार। नमस्ते सर। नंबर 1 है सिद्धरामैया एक पाखंडी है, अच्छा नंबर 1। लेकिन अभी क्या 3:50 से समय 2 घंटे पहले सिद्धरामैया ने एक बयान जारी किया। उन्होंने, देखिए लालचंद जी, ये हादसा जो है, ये ट्रेजेडी जो है, वो पॉलिटिकल कलर लेते जा रहा है जी। आज सिद्धरामैया ने 15 प्रश्न को जारी किया पुलिस अधिकारियों को। उसमें आठवां प्रश्न है वो पॉलिटिकली लोडेड क्वेश्चन। उसको सबको लगता है, अगर सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो सिद्धरामैया इज ट्राइंग टू स्कोर ब्राउनी पॉइंट एंड पॉलिटिकल वन-अपमैनशिप इन दिस ट्रेजेडी। वो 8वां प्रश्न क्या है ये समझना चाहिए। हम पॉलिटिकल रिपोर्टर्स है, ठीक है। वो 8वां प्रश्न में पूछा है कि मुझे किसी ने बताया कि पुलिस कर्मचारी दबाव के कारण काम कर रहे हैं। आप जैसे पुलिस कर्मचारियों की बात कर रहे हैं सर, जरा इसमें ये भी एंगल हमें बता दीजिए कि आईएएस वर्सेस आईपीएस क्या हो गया, इसमें कुछ हुआ है? एग्जैक्टली, मैं आऊंगा। I'll come in a minute. एक्चुअली समय की कमी है सर, एक्चुअली वी आर लैकिंग ऑफ टाइम, इसीलिए मैं ये पूछ रहा था। हाँ, सिद्धरामैया का ये प्रश्न है कि दबाव के कारण काम किया, किसके दबाव में किसके दबाव में आप काम किया करके प्रश्न पूछा है। His target is DK Shivakumar, deputy। तो ये आईएएस वर्सेस आईपीएस क्या है सर? आईएएस आईपीएस का क्या है कि दिस dispute of allowing felicitation in Vidhana Sauda and Chinnaswamy Stadium, इसमें आईएएस का क्या रोल है? व्हाट इज द रोल ऑफ, अगर विधान सौदा में अगर परमिशन देनी है तो डीपीएआर, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी का जिम्मेवारी है। बिल्कुल, लेकिन इतना तो साफ है सिद्धारमैया सरकार जिस तरह इसमें पेंडुलम की तरह जिम्मेदारी को लेकर डोल रही है, इसको लेकर भी अलग से फ्रेश सवाल जोड़ रहे। बिल्कुल, समय की कमी है इसलिए आपसे माफी के साथ समय की कमी है। शुक्रिया सर जुड़ने के लिए, और आगे भी हम इस पर बात करते रहेंगे और कोशिश करेंगे आपको भी जोड़ें इस पर और बात करें। फिलहाल आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।